गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर 3 में हमारा चैप्टर का नाम है स्मृति और इसके लेखक है श्री राम शर्मा जी। स्मृति का अर्थ ही होता है यादगार के पल। स्मृति का अर्थ है यादगार के पल। तो प्रस्तुत कहानी स्मृति के माध्यम से लेखक श्री राम शर्मा जी अपने ऊपर घटित घटना का वर्णन स्वयं करके हमें प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें कुछ बताना चाहे हैं कि बचपन में जो घटना घटी थी उस घटना को अब तक भूल नहीं पाए हैं, अब तक याद है। लेखक अब तक उस घटना को याद कर रहे हैं और उसी घटना का वर्णन, बचपन में जो घटना घटी थी इतनी भयानक, उस घटना का वर्णन प्रस्तुत कहानी स्मृति के माध्यम से करके हमें बताए हैं जो अब तक नहीं भूल पाए हैं। तो चलिए प्रस्तुत कहानी स्मृति की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं कि प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक श्री राम शर्मा जी हमें क्या बताना चाहे हैं और बचपन में क्या घटना ऐसी घटी थी जिसे अब तक नहीं भूल पाए हैं। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। यह कहानी लेखक के बचपन की यादों का रोमांचकारी वर्णन है। यादों का रोमांचकारी वर्णन, इसीलिए प्रस्तुत कहानी का नाम स्मृति दिया गया है, क्योंकि स्मृति का अर्थ ही है यादगार के पल। तो बच्चों की शरारतें, उनकी जिज्ञासाएं, अटूट आत्मविश्वास और खेल कभी कभी उन्हें ऐसी कठिन एवं जोखिम से भरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। बच्चों की शरारतें, वे तो बच्चे शरारती ही होते हैं और उनकी जिज्ञासाएं, कुछ जानने की इच्छा ही होती है, और उसका आत्मविश्वास यानी कि खेल खेल में कभी ऐसे कठिन परिस्थिति में आ जाते हैं, ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि किस खतरे का सामना करना पड़ेगा, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार की यह कहानी है, जहाँ से सकुशल बाहर निकलना दैवी कृपा और अदम्य उत्साह शक्ति पर ही निर्भर है। कच्चे कुएं के धरातल पर विषैले सांप के साथ भीड़ कर गिरी हुई चिट्ठियां को उठाना, एक लाठी के सहारे सांप से मुकाबला करना, पूर्व निर्धारित योजना को बदलकर नई योजना बनाना लेखक के बाल मन का अदम्य साहस और जिम्मेदारी की भावना का परिचायक है। तो हम जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वे छोटे टाइम में शरारती ही होते हैं, वैसे ही लेखक भी शरारती थे और उन्हें कुछ जानने की जिज्ञासा होती है कि वहाँ क्या रहता है, किस प्रकार का है। जानते हुए मतलब जानते हैं कि वहाँ खतरा है, फिर भी वे नासमझ जैसे हरकत करते हैं। लेकिन नासमझ कभी कभी ऐसे घटना बन जाती है कि उसका सामना करना हमारे लिए बहुत कठिन साबित हो जाती है, हमारे लिए बहुत कठिन होता है। उसी प्रकार की यह घटना लेखक के द्वारा घटी थी, जिसे हम आगे प्रस्तुत कहानी पढ़कर जानेंगे। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। स्मृति कहानी सन 1908 की बात है। यह कहानी जो लेखक के द्वारा घटी थी, यह कहानी 1908 की घटना की बात है। भयंकर जाड़ा पड़ रहा था, यानी कि उस समय बहुत ज़्यादा ठंडा का समय था। शाम के 3-4 बजे थे। लेखक 11 वर्ष का था। उस समय लेखक की उम्र सिर्फ 11 वर्ष ही था। वह अपने साथियों के साथ बेर तोड़ रहा था कि उसके बड़े भाई का बुलावा आया। जब वे खेल रहे थे और बेर तोड़ रहे थे, तभी बड़े भाई ने लेखक को बुलाया और उस समय शाम के 3-4 बजे की घटना थी और यह 1908 की बात है, यानी कि बहुत पुरानी, काफ़ी पुरानी घटना है। और उस समय सिर्फ लेखक की उम्र 11 वर्ष ही थी। लेखक के बड़े भाई के बुलाने पर लेखक जब घर गए तो देखते हैं कि बड़े भाई साहब तो आंगन में बैठे चिट्ठियां लिख रहे थे। उन्होंने 3 आवश्यक चिट्ठियां माखनपुर के डाक खाने में डालने का आदेश दिया।
यानी कि 3 चिट्ठियाँ उनके बड़े भाई ने लिख कर दी थी, लेकिन वे आवश्यक चिट्ठियाँ थी, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ थी। उसे डाक खाने में छोड़ना था, माखनपुर के डाक खाने में डालने का आदेश दिया। लेखक अपने छोटे भाई के साथ हाथ में बबूल का डंडा थामे माँ द्वारा दिए गए चने लेकर ठंडी हवाओं से बचने के लिए कानों से धोती बांधकर उछलते कूदते हुए चल पड़े। यानी कि दोनों भाई गांव से दूर शहर की ओर जाना था, जहां डाक खाने थे। माखनपुर जगह का नाम था, वहां डाक खाना था। तो गांव से बहुत दूर ही पड़ता था। तो दोनों भाई साथ में निकले और हाथ में बबूल का डंडा लेके निकले। और रास्ता बहुत दूर था, इसीलिए माँ ने चना दिया था रास्ते में खाने के लिए। उसी को खाते हुए वे ठंडी हवाओं से बचने के लिए कानों में धोती बांध कर उछलते खेलते हुए वे निकल पड़े। उस रास्ते में सूखा कुआं पड़ता था, जिसमें वे स्कूल से लौटते समय ढेला फेंकते थे और सांप की फुसकार सुनते थे। आज वे अपना नारायण बाण डंडा भी साथ लाए थे, जिसे वह कई सांपों को मार चुके थे। रोजाना की आदत के अनुसार इस बार भी वे अपने छोटे भाई के साथ कुएं पर जाकर ढेले मारने लगे। जिस रास्ता से वे आते जाते थे, स्कूल जाते समय भी उसी रास्ता का प्रयोग करते थे। और जब डाक खाना जा रहे हैं, माखनपुर जा रहे हैं, तो उसी रास्ता से ही गुजर रहे हैं। तो जिस रास्ता से आते जाते थे, उसी रास्ता में एक कुआं पड़ता था, जिसमें एक सांप रहता था और उन्हें पता था कि वह विषैले सांप है। और वे उस कुएं में रोज दिन की बात है, वे ढेला फेंका करते थे, जिससे कि वे सांप की फुसकार सुने। उन्हें बहुत अच्छा लगता था इस तरह की शरारती करना। फिर रोज दिन की तरह ही आज भी वे उस कुएं में, उस सूखी कुएं में ढेला फेंका उस सांप की फुसकार सुनने के लिए। और अपने साथ आज तो वे नारायण वान डंडा, बबूल का डंडा भी साथ में लेके आए थे, जिससे कि वह कई सांपों को मार चुके थे। रोजाना की आदत के अनुसार इस बार भी वे अपने छोटे भाई के साथ कुएं पर जाकर ढेला मारने लगे। उसने अपनी और भाई की धोतियां लेकर बांध दी और लंबी रस्सी बना ली, जिसका एक सिरा चरसपूर की लकड़ी से बांध दिया और उसकी सहायता से धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। छोटा भाई रोने लगा तो उसने उससे समझाया कि उसे कुछ नहीं होगा, वह डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियां ले आएगा। नीचे उतरने पर पता चला कि कुएं में बहुत कम जगह है और सांप फन फैलाए कुएं की ठीक बीचों बीच बैठा है। उसने कुछ मिट्टी डालकर सांप को एक तरफ सरकाया, फिर वह कुएं में उतर गया, पर वह डंडा चलाने की जगह ना थी। लेखक की सारी योजना धीरे धीरे रह गई कि वह चिट्ठियां आसानी ले आएगा या नहीं। यानी कि रोज दिन की तरह लेखक उस दिन भी उस सांप की फुसकार सुनने के लिए ढेला फेंका। लेकिन रोज दिन की तरह उस दिन फेंकने से क्या हो गया, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस महत्वपूर्ण काम के लिए वह डाकघर जा रहा था, उस चिट्ठी को डालने के लिए, वह चिट्ठी वहीं कुएं में गिर गई। अब उसे डर था कि उसके बड़े भाई उसे ना डांटे, इसलिए अब वह चिट्ठी तो उसे निकालना ही था। इसीलिए उन्होंने कई तरकीबें सोची और अपनी और भाई की धोती लेकर बांध दी और लंबी रस्सी बना ली, जिसका एक सिरा चरसपूर की लकड़ी से बांध दिया और उसकी सहायता से धीरे धीरे कुएं में उतरने लगे। फिर छोटा भाई रोने लगा देखकर कि कहीं उसके भैया का कुछ ना हो जाए, उस सांप कुछ ना कर ले। फिर उसने छोटे भाई जब रोने लगा तो छोटे भाई को समझाने लगा कि कुछ नहीं होगा, वह डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियां भी ले आएगा।
नीचे उतरने पर पता चला कि कुएं में बहुत कम जगह है और सांप फन फैलाए कुएं के ठीक बीचों बीच बैठा है। उसने कुछ मिट्टी डालकर सांप को एक तरफ करने के लिए सोचा, फिर वह कुएं में उतर गया, पर वहां डंडा चलाने की जगह ही ना थी। लेखक की सारी योजना धरी की धरी रह गई। वह चिट्ठियां आसानी से नहीं मिल सकी। चिट्ठियों को अपनी तरफ सरकाने के कारण हुई ध्वनि से जब चिट्ठियों को लेखक जब ढेला फेंका और सांप एक तरफ हो गया, फिर चिट्ठियों को अपने डंडे से सरकाने लगा, तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी ध्वनि से सांप ने उस पर वार किया और ढेर सारा जहर उसके डंडे पर उगल दिया। लेखक ने घबराकर डंडा छोड़ दिया। फिर उसने युक्ति लगाई, यानी कि फिर तरकीब सोचा। एक तरफ मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान भटकाया और चिट्ठियां उठाने में कामयाब हो गया। अब उसे हाथों के सहारे 36 फीट चढ़ना बहुत कठिन था। सांस धोखने की भांति चल रही थी। ऊपर आकर वह बेहाल होकर गिर पड़ा। फिर कुछ संभला और छोटे भाई को यह घटना किसी को ना बताने को कहा और चिट्ठियां माखनपुर के डाकखाने में डाल आया। आखिर में उस विषैले सांप से सामना करने के बाद में काफ़ी मुसीबत सामना करने के बाद में, कठिनाई का सामना करने के बाद में लेखक कामयाब हो पाया और उस चिट्ठी को माखनपुर डाकखाने में छोड़ आया। और यह घटना अपने छोटे भाई को भी घर में किसी को भी नहीं बताने के लिए कहा और यह घटना छुपा कर ही रखा था। किसी को यह घटना कभी नहीं बताया था। पर सन 1905 में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, यानी कि सन 1905 में, यह घटना 1908 की है और सन 1915 में 10वीं जब क्लास 10 की परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम में जब उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, उसके बाद लेखक ने यह घटना अपनी माँ को सुनाई तो उसने भरी आंखों से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ऐसी रोमांचक घटना की स्मृति लेखक आजीवन भूल नहीं पाए। यानी कि यह घटना लेखक कभी अपने जीवन में जो घटना घटी थी, इस घटना को कभी नहीं भूल पाए थे और यह घटना किसी को नहीं बताया था। लेकिन उसने सन 1915 में जब वह क्लास 10 लिखे और पास हुए, उसके बाद ही अपनी माँ को यह घटना सुनाई तो उसने अपनी भरी आंखों से उसे अपनी गोद में बिठाकर ऐसी रोमांचक घटना स्मृति सुने और यह आजीवन कभी यह नहीं भूलने वाली घटना लेखक के लिए है। प्रस्तुत कहानी स्मृति को हम संक्षिप्त में, यानी कि छोटा रूप में समझ चुके हैं। स्मृति का परिचय छोटे रूप में आज के लिए समझ चुके हैं। तो हम आज क्या क्या पढ़े हैं, कहानी का दोहरावा फिर से करते हैं, यानी कि पुनरावलोकन करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है और क्या समझा है। तो प्रस्तुत कहानी में कौन कौन पात्र हैं? लेखक हैं श्री राम शर्मा जी, जो मुख्य पात्र हैं और उन्हीं के बारे में जो घटना घटी है उन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है। और दूसरा है लेखक के बड़े भाई, सबसे बड़े भाई हैं, ये 3 भाई हैं। 3 भाई में सबसे बड़े भाई जिससे वे बहुत डरते थे और साथ में आदर भी करते थे। उनके बड़े भाई जो थे वे अगर अन्याय देखेंगे, कुछ बुरा हुआ देखेंगे या कुछ शरारती करते देखेंगे तो शिकायत सुनते ही उन्हें मार पड़ती थी, इसलिए मार के डर से वे बड़े भाई से डरते थे। फिर लेखक की माँ, लेखक इस घटना को 7 वर्ष बाद में माँ से बताया तो इस घटना के बारे में सुनते ही उन्हें लेखक को अपनी गोद में बिठा लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि माँ ममता का करुणा की मूर्ति होती है। फिर छोटा भाई, यानी कि लेखक का छोटा भाई, लेखक मझले भाई के कहे अनुसार
उसकी सहायता करता है, यानी कि उसका जो बड़े भाई है उसके कहने के अनुसार वो उस चिट्ठी को माखनपुर डाकखाना में छोड़ना चाहते थे। तो अपने बड़े भाई के बिछुड़ नहीं चाहता था, छोटा जो भाई था वो अपने बड़े भाई से बिछुड़ना नहीं चाहता था। उन्हें कुएं में उतरते देख छोटा भाई की आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि दोनों भाई, बड़े भाई और छोटे भाई, लेखक के छोटे भाई दोनों मिलकर गए थे माखनपुर डाकखाना में उस चिट्ठी को छोड़ने के लिए। तभी यह घटना घटी तो लेखक नीचे उतरे, कुएं में उतरे और छोटा भाई ऊपर ही था। तभी लेखक को नीचे उतरते, कुएं में उतरते देखकर उसका छोटा भाई रोने लगा, यानी कि अपने भाई से बिछुड़ने से रोने लगा कि कुछ ना हो जाए। फिर बनार टोली। लेखक जिस गांव में थे उस गांव का नाम बनार टोली था। लेखक के मित्र की टोली थी जो माखनपुर आते जाते नित नई शरारतें करते रहते थे। फिर हम लेखक के बारे में जानते हैं कि उनमें क्या क्या गुण थे। लेखक कहानी के सूत्रधार और नायक हैं, यानी कि इसी से लेखक का ही यह घटना जो घटी थी स्मृति के माध्यम से बताना चाहे हैं। गांव के सामान्य बालकों की भांति शरारती बालक थे। वे अपने बड़े भाई के मार से बहुत घबराते थे। वे साहसी और क्या थे, आज्ञाकारी भी थे। उन्हें अपने डंडे और डंडे की संचालन कला पर बहुत भरोसा था, यानी कि जो बबूल का डंडा था उस पर बहुत भरोसा रखते थे, इसलिए उस सांप को मारना चाहते थे कि उस बबूल के डंडे से ही उस सांप को मार डालेंगे। सच का साथ देने के लिए वे सांप से भिड़ने और अपने जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी माँ के लिए उनके हृदय में असीम प्यार और श्रद्धा की भावना है। तो इस प्रकार आज हम संक्षिप्त में प्रस्तुत कहानी स्मृति के बारे में समझ चुके हैं। तो अगली कक्षा में हम प्रस्तुत कहानी विस्तार से पढ़कर फिर से जानेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।